गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के क्लास में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के लेक्चर नंबर 2 ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि अपन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज करेंगे। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए उन फॉर्मूलों को मैं पहले आपको डिराइव करवाऊंगा और फिर बाद में उनके ऊपर बेस्ड अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं वो सब फॉर्मूले अपन एक ही फॉर्मूले से डिराइव करेंगे, जिसका अपन ने प्रूफ लास्ट लेक्चर में देखा था, अर्थात सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र, जो कि अपन ने न्यूटन ग्रेगरी से डिराइव किया था, ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ इक्वल इंटरवल के लिए लागू होगा, ध्यान रखना, अनइक्वल इंटरवल के लिए लागू नहीं होगा। उसके लिए अपन दूसरे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। अब देखिए, ये जो सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र पर अपन 4 फॉर्मूले डिराइव करेंगे, जिसमें अपन पहली बात करेंगे वो है आपके पास में ट्रेपेजॉइडल या ट्रेपीजॉइडल रूल, या आपके पास में कह सकते हो हिंदी में जिसको बोलते हैं समलंबीय नियम, या हिंदी में आपके पास में भी ट्रेपीजॉइडल कह सकते हो, ठीक है। समलंबीय सूत्र या नियम, ठीक है। अब देखिए, ये फॉर्मूला एक आपके पास में क्या कहता है। इस फॉर्मूले के अंतर्गत एक बात ध्यान रखना कि अपन जो कर्व y f ऑफ x ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक घात के ले रहे हैं। अब मेरी बात सुनना, यहाँ आप एक बार थोड़ा सा अपन इसका हिंट समझ लेंगे तो बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं पहले एक लाइन लिखता हूं कि समीकरण 1 में n बराबर 1 रखने पर तथा द्वितीय एवं उच्च क्रम हायर ऑर्डर के अंतरों की, मतलब जो डिफरेंस है उनकी उपेक्षा करने पर या नेग्लेक्ट करने पर, अंतरों की उपेक्षा करने पर। अब मैं उपेक्षा क्यों कर रहा हूं ये बात समझना जरूरी है। हालांकि ये आपके पास में कहीं बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन अपना जनरल अपन को कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अपन इसमें उपेक्षा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक बताया था कि यदि y f of x, मैं पहले चैप्टर में जा रहा हूं, देखिए, यदि अपने कंसेप्ट क्लियर है तभी ये पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। यदि y f of x है, यदि वो n ऑर्डर का या n घात का कोई पॉलिनोमियल है या फंक्शन है, तो मैंने कहा था कि इसका जो आपके पास में nth ऑर्डर जो होगा, nth डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका n+1वां अंतर क्या होगा, 0 होगा। n+2वां अंतर है वो भी आपके पास में 0 होगा। अर्थात मेरे कंसेप्ट ये था कि यदि कोई फलन n घात का है तो उसका nवां अंतर कांस्टेंट होता है और उसके आए जितने भी अंतर होते हैं वो शून्य होते हैं। और ये बात मैं आपको कम से कम 25 बार बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूले को वहां अप्लाई करूंगा जहां पर आपके पास में जो कर्व है y f of x वो सिर्फ और सिर्फ एक घातीय हो। कहां हो, एक घातीय हो, या फिर आपके पास में रेखा हो। रेखा कैसे हो सकता है, y बराबर ax + b, ये एक रेखा का समीकरण है और जिसमें x की पावर कितनी है, 1 है, अर्थात ये आपके पास में लीनियर फंक्शन है। तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो सिर्फ और सिर्फ एक घातीय फलन पर लागू होता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, मैं बाद में लिखवाऊंगा भी आपको, ठीक है, और उसका मेथड भी बताऊंगा। तो ये एक घातीय यदि फंक्शन है, इट मींस ये आपके पास में इसका जो डेल्टा y होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। और यदि डेल स्क्वायर y, डेल क्यूब y, ये सब क्या होंगे, 0, क्योंकि एक घातीय फलन है तो इसका जो पहला अंतर होगा वही कांस्टेंट हो जाएगा और दूसरा अंतर तो ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। और ये अपन डिराइव भी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत। इसलिए मैंने लिखा है कि
कि n बराबर 1 रखने पर तथा द्वितीय एवं उच्च क्रम के अंतर की क्या करेंगे, अपन उपेक्षा करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। अरे भाई ये जो फॉर्मूला है ये तो nth ऑर्डर के लिए है और अपन सिर्फ और सिर्फ ट्रेपेजॉइडल 1 ऑर्डर या एक घातीय फलन के लिए लागू कर रहे हैं। तो उसके लिए अपन को जितने भी सेकंड ऑर्डर और उससे जितने भी हायर ऑर्डर है वो सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला सत्यापित या लागू कब होगा एक घात के फंक्शन के लिए, जब मुझे डेल स्क्वायर, डेल क्यूब और हायर ऑर्डर जितने भी है वो सब जीरो मानने पड़ेंगे या नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है इसका रीजन। अब मेरी बात सुनिए, अपन इसको सॉल्व करते हैं। अब बात यहां देखो, मैं यदि इस फॉर्मूले के अंतर्गत रखता हूं तो अपने पास में क्या आएगा, देखिए इंटीग्रेशन अवर x नॉट से n का मान 1, तो ये क्या होगा x नॉट प्लस h हो गया, n का मान मैं 1 पुट कर रहा हूं। ठीक है, और ये हो गया y dx बराबर, अब मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा था ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है लगभग। ठीक है, तो ये आपके पास में अप्रोक्सीमेट वैल्यू और अपने पास में h एज इट इज और n का मान 1, तो y0 प्लस n स्क्वायर बाय 2, तो 1/2 डेल ऑफ y0। ठीक है, और ये क्या होगा, उपेक्षा कर दी मतलब इसको छोड़ देंगे अपन, तो इसका मान क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख लेता हूं, देखिए h इंटू y0 प्लस 1/2 डेल y0 का मतलब क्या है, y1 माइनस y0। देखिए क्वेश्चन हर कोई करता है कैंडिडेट, अपन को कांसेप्ट समझ में आना जरूरी है। यदि कांसेप्ट समझ में आ गया तो अपन कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप रट के जाओगे तो एग्जाम पास कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इसका 1/2 का अपन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो y1/2 और माइनस का y0 और ये प्लस का y0, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, देखिए इंटीग्रेशन अवर x नॉट से x नॉट प्लस h y dx का मान है वो आपके पास में लगभग आ जाएगा h/2 इंटू y0 प्लस y1। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। अब मेरी बात सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहा हूं। अभी एक बार वापस आपको कांसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये इंटीग्रेशन है, ये रीजन है, मान लीजिए ये रीजन है, ये पॉइंट है आपके पास में x नॉट प्लस nh और ये पॉइंट है आपके पास में x नॉट, ये करो y इक्वल टू आपके पास में f ऑफ x है, ये पॉइंट है y नॉट और ये पॉइंट है yn, जिसको अपन बोलते हैं कोटि। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूं, इस क्षेत्र को n बराबर भागों में विभाजित कर रहा हूं, इसकी परास को मैंने n बराबर भागों में विभाजित किया है, जिसके प्रत्येक की चौड़ाई आपके पास में h है। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है x नॉट से x नॉट प्लस h तक। ठीक है, ये इंटीग्रेशन कौन सा है, x नॉट से x नॉट प्लस h, मतलब ये जो छोटे बड़ा स्मॉल रीजन है जिसको मैंने n बराबर भागों में विभक्त किया है, उसमें से एक भाग का उनको मान आया है और मुझे क्या करना है, इस पूरे रीजन का मान निकालना है। मतलब मैं इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन सबको ऐड करूंगा तो मुझे टोटल इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा या टोटल एरिया प्राप्त हो जाएगा। अब मुझे टोटल एरिया प्राप्त करना है। अब देखिए ये पॉइंट कौन सा है, x नॉट प्लस 2h, तो इसके मध्य अंतर कितने का है, h का, और इन दोनों के मध्य अंतर कितने का है, h का है। और मैंने कहा है इसको बराबर n प्रास वाले भागों में विभाजित किया जिसकी प्रत्येक की चौड़ाई h है और फंक्शन भी वही है। ठीक है, कोई फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक ही फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यदि फंक्शन चेंज होता तो अपन कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग आएगी। फंक्शन वही है लेकिन आपके पास में अपन लिमिट चेंज कर रहे हैं और लिमिट चेंज कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस वही है। अपन बात क्या कर रहे हैं, लिमिट तो चेंज कर रहे हैं लेकिन डिफरेंस वही है, क्योंकि यहाँ पर जो लोअर लिमिट होगी वो x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h होगी। तो जो अगला इंटीग्रेशन होगा इसका जो मान होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन अवर x नॉट से x नॉट प्लस h और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी इंटीग्रेशन अवर x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h। और जो लास्ट वाला मान लीजिए ये कोई पार्ट है तो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, x नॉट प्लस n माइनस 1 से x नॉट प्लस nh। समझ गए कि नहीं समझ गए?
तो ये आपके पास में, इसको मैं n बराबर इंटीग्रेशन में ब्रेक करूंगा और फिर सबका सम करूंगा तो ये मेरे पास में रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ आपको समझा दिया है, अब यहाँ लिखता हूं। तो देखिए सिमिलरली इंटीग्रेशन ओवर x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h, ये मैंने पहले यहाँ तक आपको फॉर्मूला डिराइव करा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक मैं लेता हूँ और ये फंक्शन वही है y dx, तो इसका मान होगा आपके पास में h/2। ये क्या था, y0 प्लस y1। y0 क्या है, x नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग कोटि, और तो x नॉट प्लस h जिसको मैंने क्या कहा था अपन x1 भी कहते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोटि क्या होगी भाई, y1 होगी कि नहीं होगी। तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी y1 प्लस अपर लिमिट x नॉट प्लस s के y1, तो ये आपके पास में इसमें अपर लिमिट कितनी है, x नॉट प्लस 2h, तो x नॉट प्लस 2h के कॉरस्पॉन्डिंग कोटि क्या होगी, y2, तो ये हो गया आपके पास में y2। अब मेरी बात सुनिए, देखिए ये आप चाहो तो एकदम स्टैंडर्ड बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं भी बनाओ तो कोई जरूरी नहीं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया है, तो एग्जाम में कोई नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अपन यहां से यहां कैसे आ गए। ठीक है ना, इसको मैंने समझाने के लिए ये आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, और इसी प्रकार मैं यदि n तक चलता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, x नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू h और x नॉट प्लस nh। मैं सबके बीच में डिफरेंस एक h का ही ले रहा हूं। यहाँ पर देखिए, इसमें से इसको घटाऊंगा तो s का डिफरेंस, इसमें से इसको घटाऊंगा तो h का डिफरेंस, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो h का डिफरेंस। ये हो गया y dx बराबर h/2 ऑफ y ऑफ n माइनस 1 प्लस y ऑफ n। ठीक है, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 4। अब मेरी बात सुनिए, अपन को पूरा एरिया निकालना है, तो पूरा एरिया मेरे पास कहां से कहां तक है भाई, उसकी सीमा क्या है, फंक्शन वही है लेकिन x नॉट से x नॉट प्लस nh है, तो मैं पूरे इंटीग्रेशन को क्या करता हूं, ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2, 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ने पर देखिए फॉर्मूला डिराइव करने से ज्यादा इसकी फिजिकल और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझना है। ठीक है, अब मैं इसको ऐड करता हूं, तो पहली वैल्यू आपके पास में क्या होगी, x नॉट से x नॉट प्लस n, x नॉट से x नॉट प्लस n y dx, दूसरी है x नॉट प्लस h से x नॉट प्लस 2h y dx, और प्लस प्लस करते हुए आपके पास में जाएगा x नॉट प्लस n माइनस 1h से x नॉट प्लस nh इंटू y ऑफ dx, और इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए इधर अपन करेंगे h/2 सब में कॉमन है, निकाल लेते हैं कॉमन, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपके पास में h/2। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ क्या आ रहा है, y0 प्लस y1, तो यहाँ आ रहा है y0 प्लस y1 प्लस यहाँ पर आ रहा है y1 प्लस y2, तो ये आ रहा है y1 प्लस y2, और इस प्रकार y2 प्लस y3 और एंड सो ऑन अपन जाएंगे, तो ये आएगा y ऑफ n माइनस 2 प्लस y ऑफ n माइनस 1 प्लस y ऑफ n माइनस 1 प्लस y ऑफ n। ठीक है, ये फॉर्मूला आया है। अब इसको मैं यदि स्टैंडर्ड रूप में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, कैसे, इंटीग्रेशन ओवर x नॉट से x नॉट प्लस nh। कैसे लिखा, क्योंकि अपन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी जानते हैं कि यदि एक ही फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि a से b फिर b से c फिर c से d, तो a से d अपन सीधा कर सकते हैं। देखिए x नॉट से x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस n से x नॉट प्लस 2h, और ये सबका सब आपके पास में x नॉट प्लस ns तक जा रहा है, लेकिन फंक्शन सबके अंतर्गत वही है, तो मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो साइड में डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से ये लिमिट हो गई x नॉट से x नॉट प्लस ns, y इंटू dx का मान है वो लगभग आपके पास में बराबर होगा n सब में कॉमन है, लेकिन एक बात ध्यान दो, आप कहोगे सर 2 भी कॉमन है, लेकिन ये मैं अंदर क्यों डाल रहा हूं उसकी बात समझो। यहाँ y0 y1 y1 y2 y2 y3 y3
yn-2 और yn-2, yn-1 और yn-1 yn। अब सिर्फ और सिर्फ दो टर्म ऐसे हैं जो कि एक बार आए हैं, बाकी सब टर्म रिपीट हो रहे हैं। एक तो ये कभी भी रिपीट नहीं होगा और एक कभी भी ये रिपीट नहीं होगा, क्योंकि अपन n तक ही जा रहे हैं। तो देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 into y0 plus yn। और देखिए ये क्या होगा 2y1 plus 2y2 plus 2y3 और ये, और 2 से बाहर वाला 2 कैंसल आउट। तो इसको मैं लिखूंगा y1 plus y2 plus y3 plus plus y of n-2 plus y of n-1। ये जो आपके फॉर्मूला है ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूला और ट्रेपेजॉइडल रूल या फॉर्मूला कहलाता है। इसको मैं अदर फॉर्म में लिख देता हूं। देखिए मैंने आपको बताया था कि x0 बराबर a और x0 प्लस h बराबर x1 और इसी प्रकार x0 प्लस nh बराबर xn बराबर b। ये अपन मान के चले थे कोटि के अंतर्गत। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसा लिख सकता हूं देयरफॉर इंटीग्रेशन ओवर x0 से xn और ये हो गया y dx, ठीक है। और ये हो गया आपके पास में लगभग मान h इंटू 1/2 y0 प्लस yn इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड सो ऑन y ऑफ n-1 इंटू 0। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं xn की जगह अपन b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास में ये आ गया कि जो i का मान इंटीग्रेशन ओवर a से b y ऑफ जो dx होगा वो लगभग बराबर है आपके पास में h इंटू 1/2 y0 प्लस yn इंटू y1 प्लस y2 प्लस y ऑफ n-2 प्लस y ऑफ n-1। ये फॉर्मूला मैं समीकरण इसको दे देता हूं 5। तो ये देखिए समीकरण जो 5 है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। देखिए लैंग्वेज में लिखने जाऊं इंटीग्रेशन ओवर a से b y ऑफ dx लगभग बराबर है h इंटू, मैं कह सकता हूं कि प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य, y क्या है कोटि है, कोटि का माध्य प्लस आपके पास में क्या होगा मध्य की कोटियों का, मध्य की कोटियों का योग, ठीक है। ये फॉर्मूला है वेयर एंस आपके पास में क्या है इंटरवल है, ठीक है। तो ये आपके पास में फॉर्मूला आ गया। और ये 5वां नंबर जो इक्वेशन है या समीकरण है ये ट्रेपेजॉइडल रूल कहलाता है। अब देखिए मैं इसका आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थोड़ा बता देता हूं। उससे पहले आप ये कीजिए कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको समझा सकूं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। अब मेरी बात सुनिए, मैं लिख लेता हूं पहले तो समीकरण 5 समलंबीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, इस सूत्र की ज्यामितीय सार्थकता, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन सार्थकता यह है कि वक्र y इक्वल टू f ऑफ x, वक्र y इक्वल टू f ऑफ x को x का a घातीय फलन या रेखा y इक्वल टू ax प्लस b के रूप में
प्रयुक्त करते हैं। मैंने आपको बताया था नहीं बताया था कि भाई ये फॉर्मूला जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो सिर्फ और सिर्फ एक घातीय फंक्शन या रेखा के लिए लागू हो रहा है। तो इसकी ज्यामितीय इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है कि वो कर्व आ रहा है जो कि एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है या लाइन हो सकता है या फिर x का एक घातीय फलन के रूप में इसको यूज करेंगे तभी ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा। अब देखिए, मान लीजिए ये एक रेखा है, ये एक रेखा है, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि मान लीजिए ये एक रेखा है, ये पॉइंट आपके पास में क्या है, x0, y1, ये xn, y1, ठीक बात। अब मैं क्या कर रहा हूं, n बराबर भाग बोल रहा हूं, एक पॉइंट ये हो गया, 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 एक पॉइंट ये हो गया। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x of n - 1, y of n - 1, इसके हो गए x of n - 2, y of n - 2, और इसके हो गए आपके पास में ये 0, x1, y1, और इसके हो गए x2, y2। अर्थात ये जो वक्र y f of x है, वक्र y f of x को, y f of x को n सरल रेखाएं, एक सरल रेखा, दो सरल रेखा, 3, 4 और n सरल रेखाओं के रूप में अपन प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए आपके पास में कोऑर्डिनेट होंगे x0, y0 व x1, y1। एक सरल रेखा ये हो गई, कॉमा दूसरी हो गई x1, y1 वो x2, y2, ठीक है। और इसी प्रकार आपके पास में चलती चलती xn - 1, yn - 1 वो xn, yn वाली सरल रेखाओं के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। तो वाली आपके पास में सरल रेखाओं के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं, सरल रेखाओं के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। देखिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट था कि एक अपने एक घातीय फलन है, तो एक घातीय फलन में अपने क्या कर रहे हैं, ये मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले इंटीग्रेशन देखिए लिया था x0 से x0 प्लस h मतलब x1 तक, और ये y1, ये x1 से x2, x2 से x3, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट तो है और सब आपके पास में एक घातीय फंक्शन को निरूपित करेंगे। तो जितने भी मैं पार्ट्स को सबको ऐड करूंगा तो ये टोटल अपन को एक घातीय फलन या रेखा का समीकरण या उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसका ये कह सकता हूं कि अपने पास में जितने भी ये एरियाज आए, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम बना रहा हूं, एक डायग्राम इसको मिटा के बना रहा हूं, ठीक है, इसको यदि मिटा के बनाऊं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यदि ये डायग्राम है अपने पास में, ये मान लीजिए अपन को रीजन निकालना है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये आपके पास में x0, ये xn, ये y f of x जो कि आपके पास में एक घातीय फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, करो y fx और x एक्सिस, और x एक्सिस में भी एक पॉइंट x0 और xn द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्रफल है, इसके द्वारा जो ये परिबद्ध आपके पास में क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल, ये जो n ट्रोपोजेडल आए, कौन कौन से ट्रोपोजेडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और n तक, ये n ट्रोपोजेडल के या n समलंबों के योग के बराबर है ये पूरा रीजन आपके पास में, क्योंकि अपन ने एक क्षेत्रफल ये का, दूसरा आपके पास ये का, तीसरा ये का और n इस प्रकार। तो जो भी आपके पास में कर्व एक घातीय फलन है उसको x एक्सिस और x एक्सिस पर जो दो आपके पास में कोण क्या है, y0 और yn को मिलाने वाला जो रीजन है या क्षेत्रफल है, वो क्षेत्रफल ये n आपके पास में समलंबों के योग के बराबर होता है। तो ये आपके पास में कभी कभी एक नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ट्रोपोजेडल जो सूत्र है उसकी ज्यामितीय सार्थकता क्या है, या फिर आपके लिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रोपोजेडल फॉर्मूला आप कब यूज करते हो या फिर वो क्या दर्शाता है। तो आपको लिखना है कि जो ट्रेपेजॉइडल रूल है वो किसी भी एक घातीय फलन या सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, या उसका इंटीग्रेशन यदि अपन को करना है सरल रेखा या एक घातीय फलन का, तो उसको अपन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन
ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला की सहायता से कर सकते हैं, जिसमें आपके पास में जो प्रत्येक रीजन होगा वो n समलंबों के योग के बराबर होगा, क्योंकि अपन इसको n बराबर भागों में तोड़ रहे हैं। हो सकता है आपके पास में n+2 में तोड़ दो, n+3 में, वो सब के लिए मैं अलग अलग बताऊंगा कि इसमें आपके पास में n क्या है। किसी में n सम होगा, किसी में विषम होगा, किसी में अपन दोनों ले सकते हैं। तो वो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा कि n सम कब लेना है और विषम कब लेना है।